Hello and welcome to Bimochana Edu. This is the series of geography optional and we are doing climatology, which is module 3 of our series. This is the continuation of our last topic which is cyclones. इस साइक्लोन के अंदर मैं इससे पहले 4 वीडियोस बना चुका हूं जिसमें मैं आप लोगों को बेसिक्स कंप्लीट करा चुका हूं, आप लोगों को टेम्परेट साइक्लोन करा चुका हूं, आप लोगों को ट्रॉपिकल साइक्लोन करा चुका हूं और आज का वीडियो मेरा लास्ट वीडियो होने वाला था इस टॉपिक का। लेकिन एज अ प्रॉमिस कि मैं आप लोगों को 100% एग्जाम बेस्ड तैयारी कराऊं और आप लोगों को कोई भी अंडर लोड ऑफ द इंफॉर्मेशन ना दूं। दैट मीन्स अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग वो सॉल्व कर पाओ। तो अब मैं ओवरलोड तो दे ही नहीं रहा हूं, लेकिन उससे कम भी नहीं देना चाह रहा। तो जब मैंने PYQ आपको पता है कि मैं हमेशा कोई भी टॉपिक खत्म करने से पहले ये चेक कर लेता हूं कि मेरा सिलेबस के मेरा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, मेरा प्रीवियस ईयर में जो आपका ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने सारा का सारा कंप्लीट कराया कि नहीं कराया, और फ्यूचर में अगर क्वेश्चन कोई बन रहा है तो वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन तब मैंने देखा कि भाई मैंने एंटी साइक्लोन तो अभी लोगों को कराया ही नहीं है। तो आज का जो मेरा मेन जो टॉपिक होगा वो होगा मेरा एंटी साइक्लोन। क्या होगा? एंटी साइक्लोन। अब ये क्यों है भाई? एंटी साइक्लोन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेरा टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन। हाँ, आप लोग अगर देख रहे होगे तो मेरा जो सिलेबस के अंदर ये डायरेक्टली नहीं लिखा है कि एंटी साइक्लोन्स के बारे में कोई भी क्वेश्चन कि कोई क्वेश्चन आएगा। बट इन 2023 क्या किया, यूपीएससी ने एंटी साइक्लोन्स के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि उस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा न्यूज में था और ये अभी भी न्यूज के अंदर ये है, सरफेस कर रहा है। क्यों भाई? हमारा जो मॉनसून सिस्टम है ना उससे क्या है, ये डायरेक्टली लिंक है एंटी साइक्लोन, तो इसीलिए ये अभी भी न्यूज में बना हुआ है, तो हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो एज अ प्रॉमिस ऑफ 100% कवरेज ऑफ द सिलेबस मैं क्या करूंगा, एंटी साइक्लोन्स का आज आप लोगों को पर्टिकुलर वीडियो दूंगा। और जो नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा 100% जो होगा लास्ट वीडियो होगा साइक्लोन्स के ऊपर, जिसमें मैं आप लोगों को पूरी की पूरी एप्लीकेशंस बताऊंगा, मतलब किस तरीके से अप्लाई होंगे ये चारों के चारों टॉपिक्स। क्यों? क्योंकि मेरा जो पेपर नंबर 2 के अंदर जो है वो साइक्लोन का पूरा टॉपिक है। तो अब मेरा अगर है तो मैंने अभी तक क्या बताया आप लोगों को, बेसिक इन्फॉर्मेशंस दी हैं, कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं, बट इंडिया के पर्सपेक्टिव से कि इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो मैंने नहीं बताया। तो अपन इंडिया के ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा सारी की सारी डायमेंशन अपन लोग देख लेंगे। साथ ही साथ में हम लोग क्या देखेंगे, डिफरेंसेस देख लेंगे, मेन डिफरेंसेस देख लेंगे किसके बीच में, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन के बीच में। अब आप लोग बोलोगे कि अरे सर ये तो हम लोग कर लेते हैं, हम लोगों ने नोट्स बना रखे हैं, बट जब हम एग्जाम के अंदर करने जाते हैं तो नोट्स रखे के रखे रह जाते हैं, वहां पे हम लोगों को सोचने में लग जाता है। आप लोगों को वैसे भी पता होगा कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा 9 मिनट का टाइम मिलता है। अब इस बीच में या तो आप सोच लो कि किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाना है, या फिर अपने नोट्स ही पहले से ऐसे तैयार करके रखो कि अगर कोई क्वेश्चन आता है डायरेक्ट हम लोग नोट से डायरेक्ट आंसर लिख के आए। है कि नहीं है? नॉर्मली समझ में आने वाली बात। तो मेरा जो होगा आज का जो टॉपिक है वो है एंटी साइक्लोन। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा सीधा इस पर आता हूं, डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर आता हूं। ठीक है, नाउ आज का टॉपिक है अपना एंटी साइक्लोन्स, जो मैं आज पूरा का पूरा आप लोगों को कराने वाला हूं 100% एग्जाम बेस्ड। जितना जरूरी होगा उतना करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, मुझे आप लोगों को ज्यादा नहीं बताना है। ठीक है, सिलेबस देख लो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं है, जिससे आप लोगों को पहले से पता चल जाए कि कितना इंपॉर्टेंस रखता है और मैं ये क्यों करा रहा हूं, क्योंकि मैंने बताया कि भाई ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगी। सिलेबस देख लो, सिलेबस में हम लोगों का टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन डायरेक्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट में पेपर नंबर 2 के अंदर हम लोगों का ट्रॉपिकल साइक्लोन और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस लिखा हुआ है। अब देखो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हुआ चाहे मेरा ट्रॉपिकल साइक्लोन हुआ, मेरा इंडियन मानसून के ऊपर क्या कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है। दैट मीन्स चाहे वो इंडियन मानसून हो चाहे मेरा डिजास्टर्स हो, हर जगह इफेक्ट डाल रहा है। तो पॉसिबिलिटीज बन जाती है कि भाई एंटी साइक्लोन जो है आप लोगों के क्वेश्चन पूछ ले, बट हम लोगों को कोई सपना तो आएगा नहीं। जैसे मृणाल सर बोलते हैं कि भाई आप लोगों को सपना नहीं आना चाहिए, भाई वैसे ही मैं भी बोल रहा हूँ, भाई मृणाल सर बिल्कुल सही बोलते हैं, आप लोगों को कोई सपना तो आएगा नहीं कि भाई इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछ लेगा यूपीएससी, तो छोड़ के ही आओगे, ऑब्वियस सी बात है। बट अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो उसकी हम लोग तैयारी तो पहले से कर लेना, और उससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है फ्यूचर में तो वो लोग हम लोग कर लेंगे उस चीज को। तो देखो PYQ में देख लेना, नॉर्मली हम लोगों का ट्रॉपिकल साइक्लोन और आप लोगों का जो टेम्परेट साइक्लोन है ना उसमें हमेशा कंपैरेटिव स्टडीज देखने को मिलती है। लेकिन 2023 के अंदर देखो, 2023 के अंदर एंटी साइक्लोन नाम का पूरा क्वेश्चन पूछ लिया गया था। कैरेक्टरिस्टिक पूछ ली थी, वेदर कंडीशन पूछ ली थी,
एंटीसाइक्लोन्स के अंदर क्या क्या चीज है, तो जितना भी अपन लोगों को पूछा गया वो अपन कवर करेंगे। और फ्यूचर में अगर एंटीसाइक्लोन का कोई भी क्वेश्चन बन जाता है, अगर नहीं भी बनता है, तो आप लोग क्या करोगे, साइक्लोन्स के अंदर इससे रिलेटेड 1 या 2 लाइन आप डायरेक्ट लिख के आना। भाई एग्जाम के अंदर एक्स्ट्रा मार्क्स लाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लोगों को PYQ पता होना चाहिए। PYQ जब पता होते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा डायमेंशन देखने को मिल जाती है, और एक लाइन आप डायरेक्ट सीधा का सीधा आप लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को डायरेक्ट छाप पाओगे। तो ऑब्वियस ये बात है, एग्जामिनर को लगेगा कि आप लोगों को इसके बारे में भी जानकारी है, या फिर इस डायमेंशन के बारे में आप लोगों को जानकारी है। ठीक है, अब देखो मेन जो है, मैं एंटीसाइक्लोन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। आप लोग ये मत सोचना कि बहुत बड़ा टॉपिक है, एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो अपन लोग करते हैं। उसके बाद अपन सीधा अपन किस पर आएंगे, एंटीसाइक्लोन टॉपिक के ऊपर आएंगे, जो आज आप लोगों का मेन टॉपिक है। लेकिन अगर हम लोगों ने ये छोटा सा टॉपिक कंप्लीट नहीं किया, या फिर बिल्कुल भी उसके बारे में जानकारी नहीं ली, तो क्या होगा, ये क्या होगा, हम लोगों का साइक्लोन जो है पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा। हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट में अपन लोगों को ये जरूरी है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में ये चीज समझ में आए, लेकिन अपन लोग क्या करेंगे, साइक्लोन के अंदर ही थोड़ा सा इस चीज को देख लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। समझ में आने वाली बात। तो टॉपिक, छोटा सा जो टॉपिक है वो है स्टॉर्म सर्जेस एंड सिचेस। क्या है, स्टॉर्म सर्जेस एंड सिचेस। अब देखो ये 2 टर्म है, बस ये छोटी सी टर्म समझ जाओ। स्टॉर्म सर्जेस क्या होती है भाई, सर्जेस का मतलब है तूफान की लहर। तूफान की लहर नॉर्मली कॉमन सेंस है, आप लोग जो हिंदी में समझ रहे हो चाहे इंग्लिश में समझ रहे हो। भाई इंग्लिश मीडियम वाले भी इतने बड़े अंग्रेज नहीं है कि भाई उन लोगों को एग्जैक्ट समझ में आया। अगर मैं हिंदी के टर्म्स यूज कर रहा हूँ, उन लोगों को समझ में आना ही आना है। अगर आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो डुअल लैंग्वेज ही पढ़ रहे हो, ठीक है। तो स्टॉर्म सर्जेस का मतलब होता है तूफान की लहर, मतलब एक लहर आएगी तूफान की। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, अभी मैं जितना भी टेक्निकल चीजें है ना वो मैं बताऊंगा, लेकिन आप मोटा मोटा ये चीज समझ लो। मान लो एक ना कोई समुद्र है, मान लो, ठीक है, एक सी है, ओशन है, उसके पास क्या है, एक क्या आ गया मेरा पास, साइक्लोन आ गया। साइक्लोन मतलब एक तूफान आ गया, है कि नहीं है। तो क्या हुआ, इस समुद्र में मेरा क्या आ गया, एक साइक्लोन आ गया। साइक्लोन आने से क्या होगा, कॉमन सेंस लगाओ, साइक्लोन आने से क्या होगा, ये बहुत ज्यादा तेज आवाज होंगी, है ना। इस तूफान में क्या होगी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों का लो प्रेशर होगा। जब लो प्रेशर होगा और इसके आसपास क्या होंगी, बहुत तेज हवा होंगी। क्या होंगी, बहुत तेज हवा होंगी। अब ये बहुत तेज हवा जो होंगी ना, अब क्या करेगा, इस पानी को, क्या समुद्र के पानी को क्या करेगा, आप लोगों के किनारे की तरफ, आप लोग नहीं अपने किनारे की तरफ जो होगी वो धकेलेगा पानी को, है ना। क्योंकि लो प्रेशर बन रहा है, बहुत तेज हवा बन रही है, तो क्या हो जाएगा, ये किनारे की तरफ इस पानी को धकेलेगा। जब ये पानी की तरफ धकेलेगा तो एक बात बताओ, जब कोई चीज आप इधर टकराएगा, पानी अगर इससे टकराएगा तो क्या होगा, बहुत बड़ी लहरें बनेंगी। क्या बनेंगी, बहुत बड़ी लहरें बनेंगी। अब ये क्या होंगी, एकदम से पानी जो होगा ना ऊपर की तरफ उठ जाएगा। नॉर्मली मेरा पानी ऐसे है और मेरी बहुत जोर से हवा चल रही है, इसका सरफेस की तरफ से हवा चल रही है, तो क्या करेगा, इधर की तरफ पानी मूव करेगा। जब पानी इधर की तरफ मूव करेगा, वाटर मूव करेगा और इससे टकराएगा तो क्या होगा, एकदम से ऊपर उठेगा, है कि नहीं। एकदम से ऊपर उठेगा तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो पानी है वो कहाँ गिर जाएगा, अपना किसके ऊपर गिर जाएगा, लैंड के ऊपर गिर जाएगा, मतलब कोस्टल एरिया पर, कोस्टल एरिया के ऊपर गिर जाएगा। जब कोस्टल एरिया के ऊपर गिर जाएगा तो एकदम से बहुत सारा पानी आ गया। जब बहुत सारा पानी आ गया तो क्या हो सकता है भाई, यहाँ पे आप लोगों का क्या आ सकता है, आप लोगों का फ्लड्स आ सकता है कि नहीं है। समझ में आया ना। स्टॉर्म सर्जेस मतलब तूफान की लहरें बहुत बहुत जोर जोर से आती है। आप लोगों ने कभी मूवीज में भी देखा होगा, जब सुनामी वगैरह आती है, नॉर्मली लोग बीचेस पे जब टहल रहे होते हैं तो कैसी लहरें आती है, इस तरीके से लहरें आप लोगों को दिखाई नहीं देती, नॉर्मली इस तरीके से लहरें दिखाई नहीं देती वहां पर। और अगर ये बहुत ज्यादा पास पे आके टकरा गई और यहाँ पर सीधा का सीधा गिर गया तो क्या आएगा, फ्लड्स आ सकती है। आया ना समझ में। नॉर्मली जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उड़ीसा या वेस्ट कोस्ट पर जब भी साइक्लोन्स आते हैं, उड़ीसा या वेस्ट कोस्ट पर जब भी साइक्लोन्स आते हैं, अपना इंडिया का जो उड़ीसा का जो इलाका है और वेस्ट कोस्ट का जो इलाका है, वहां पर जब भी साइक्लोन्स आते हैं तो स्टॉर्म सर्जेस आती है। स्टॉर्म सर्जेस मतलब तूफान की लहरें उठने लगती हैं, है कि नहीं है, वो आने लगती है। इससे क्या होगा, आपके बहुत सारे विलेजेस जो हैं वो डूब जाते हैं फ्लड्स के कारण। ऑब्वियसली मतलब पास का इलाका होगा और ये छोटी सी बात थोड़ी है, तो वो चीज हो गई, ठीक है। अभी तो मैंने आपको स्टॉर्म सर्जेस बता दिया, थोड़ा सा मैं आप लोगों को सीजेस के बारे में बता देता हूँ नॉर्मली। अब देखो सीजेस का छोटा सा एग्जाम्पल समझो कि एक बाल्टी है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, मान लो ये मेरा पानी भरा हुआ है। इस बाल्टी को अगर मैंने हिलाया, क्या किया, हिलाया, थोड़ा सा भी ये हिल गया तो क्या होगा, ये पानी मेरा या तो इधर की तरफ मूव करेगा
या इधर की तरफ मूव करेगा, मतलब इधर उधर इधर उधर इधर उधर डोलता रहेगा। लेकिन अभी पूरी तरीके से बाहर नहीं निकला, लेकिन डोलता तो रहा है ना। इसका मतलब बहुत बड़ी लहरें ना आते हुए, लेकिन ये पानी ऐसे 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 मूव करेगा। कॉमन सेंस लगाओ, एक बाल्टी को अगर आप एक अपनी एक बाइक के ऊपर रख के ले जाओ तो क्या होगा, पानी झलकेगा नहीं, इधर से छलकेगा ना, एक इधर भी जाएगा थोड़ा सा इधर भी जाएगा, तो बार 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 इधर 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 एज अ पेंडुलम, जैसे पेंडुलम नहीं घूमता, तो पेंडुलम के जैसे ही इधर उधर होता रहेगा। अब जब इधर उधर होता रहा तो अब मान लो इधर के इलाके में अगर कोस्टल एरिया होगा तो क्या होगा, कोस्टल एरिया पर भी तो क्या हो जाएगा, बार बार आने के कारण क्या होगा, आप लोगों की डिस्टर्बेंसेज यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब ये क्यों हो रहा है, देखो नॉर्मली तो हमारे यहाँ पर हम लोग बाइक पर ले जा रहे हैं तो हो सकता है कि नॉर्मली इस तरीके से झलकने लगे, लेकिन बहुत बड़े आप लोग समुद्र के अंदर क्या होगा, बहुत बड़ा चाहे तालाब हो चाहे समुद्र हो कहीं भी हो, तो क्या होगा आप लोगों का या तो पानी, या तो आप लोगों का अर्थक्वेक आ जाए, या तो अर्थक्वेक आ जाए, या फिर बहुत ज़्यादा तेज हवा चलने लगे, या फिर इस इलाके का क्या हो, प्रेशर कम हो जाए या प्रेशर बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी अगर आपका डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं तो ये मेरा पानी हिलेगा ही हिलेगा, पेंडुलम की तरह मूव करेगा ही करेगा इधर से उधर। तो ये भी तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना, चाहे वो लेक हो चाहे बे हो चाहे कहीं भी हो, नॉर्मली है कि नहीं है, तो ये बनेगा। अब अपन सीधा सीधा क्या करेंगे, टेक्निकल लैंग्वेज में आ जाएंगे, है नहीं। तो अगर आप लोगों को ये नॉर्मल सी छोटी सी बात समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके जरूर लिख देना, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को समझ में आ गई है। अगर नहीं आती समझ में तो वो भी मुझे डाउट बता देना, आप लोगों का फीडबैक से ही ये वाली पूरी की पूरी सीरीज है वो आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। नाउ स्टॉर्म सर्जेस, अब देखो वो स्टॉर्म सर्जेस एंड द सीजेस आर द एबनॉर्मल ऑसिलेशन इन द वाटर बॉडीज, वाटर बॉडी के अंदर एबनॉर्मल ऑसिलेशन हो रहा है ना, बट कॉजेटिव फैक्टर, चाहे कॉजेटिव फैक्टर जिसके कारण ये चीजें हो रही है, स्पेशल स्केल्स, मतलब किस जगह पर है, कितना दूरी पर है, कितना बड़ा है कितना छोटा है, और इम्पैक्ट जो होंगे ना वो अलग अलग होंगे दोनों के। समझ में आने वाली बात, मतलब दोनों ही एबनॉर्मल ऑसिलेशन है। क्यों, यहाँ पर आपकी लहरें उठ रही है वो भी एबनॉर्मल ऑसिलेशन हो गए, हिल रहा है ना पानी, पानी हिलने के कारण ही तो ये चीज हो रही है, लेकिन इसका कॉज जो है, जो ये कहाँ हो रहा है वो, और क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका, वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अब इसको समझना बहुत ज्यादा वाइटल है, क्योंकि आप लोगों को डिजास्टर ज्योग्राफी के बारे में समझना है, ओशनोग्राफी के बारे में समझना है, तो इसको अपन लोगों को समझना पड़ेगा ही पड़ेगा, है कि नहीं है। नाउ स्टॉर्म सर्जेस की अगर मैं बात करूं, तो सीधी सीधी मैं देखो नॉर्मली भाषा में तो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन एग्जाम के अंदर तो वाली भाषा यूज नहीं करोगे कि भाई समुद्र की लहरें हैं उठ रही हैं और आपस में सीधा मेरा वहां पे टकरा गया, नहीं ना। तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे, एबनॉर्मल राइज ऑफ द सी लेवल, क्या हुआ, एबनॉर्मल राइज हुआ सी लेवल का अबव द एस्ट्रोनॉमिकल टाइड, क्या अबव द एस्ट्रोनॉमिकल टाइड, मतलब जितनी भी मेरी टाइड्स आ रही, एस्ट्रोनॉमिकल टाइड्स क्या हो गई आप लोगों की, जैसे सन और मून के कारण क्या होगा, पुश और पुल होता रहता है, ठीक है, तो उसके कारण भी टाइड्स थोड़ी बहुत आती है, लेकिन उससे भी ऊंची अगर लहरें आ जाए, क्या हो जाएगा, उससे भी ऊंची अगर लहरें आ गई तो ये तो अब नॉर्मल बात हो गई। तो अब वैसे तो नॉर्मल बात थी क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल टाइड्स आ रही थी, तो अब ये एस्ट्रोनॉमिकल टाइड्स से ऊपर अगर हो गई तो एबनॉर्मल बात हो गई, क्योंकि इंटेंस लो प्रेशर आ गया। क्यों, क्योंकि मेरा साइक्लोन्स बन रहे हैं, साइक्लोन में क्या होता है, मेरा लो प्रेशर होता है कि नहीं है, तो इंटेंस लो प्रेशर हो गया, स्ट्रॉन्ग विंड हो गई, है कि नहीं है। इसके कारण क्या हुआ, आप लोगों का ये सी लेवल जो हो गया वो इंक्रीज हो गया, आप लोगों को पता है कि नॉर्मली अगर आप लोगों का प्रेशर हाई हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर कोई प्रेशर अगर मैंने यहाँ से लगाया हुआ, ये मेरा वाटर है, अगर मेरे यहाँ पर प्रेशर लगा हुआ, दैट मीन्स मेरा जो सी लेवल होगा वो हमेशा नीचे ही रहेगा। आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है, तो ये नीचे ही रहेगा। अब देखो अगर मैंने इस पे से प्रेशर कम कर दिया, तो प्रेशर कम करने के कारण क्या होगा, आप लोगों को मैंने बताया ना, बुओयंसी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो मेरा क्या होगा, मेरा वो प्रेशर जो मेरा कम होगा तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा सी लेवल जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अब मेरे सी लेवल जो पहले इतना था, अब मेरा सी लेवल इतना हो जाएगा, है कि नहीं है नॉर्मली। दैट मीन्स मैकेनिज्म मैं क्या बोलूंगा, इनवर्स बैरोमेट्रिक इफेक्ट, मतलब सीधा सीधा क्या है, प्रेशर जो है वो इनवर्स हो गया। एक्चुअली जो हो गया, मेरा प्रेशर जो है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो 1000 मिलीबार अगर मेरा प्रेशर लगा हुआ है समुद्र के पानी पर, और अगर मेरा प्रेशर क्या हो जाएगा 980 रह जाएगा, मान लो मिलीबार रह जाएगा,
तो मेरा कितने का प्रेशर कम हो गया, -20 का प्रेशर कम हो गया ना। दैट मीन्स मेरा जो हो गया वो इनवर्स बैरोमेट्रिक इफेक्ट हो गया। क्या हो गया, इनवर्स बैरोमेट्रिक इफेक्ट हो गया। समझ में आया ना इनवर्स बैरोमेट्रिक इफेक्ट का मतलब मेरा प्रेशर का घटना, प्रेशर का घटना। वैसे तो नॉर्मली बैरोमेट्रिक इफेक्ट क्या होगा, आप लोगों का जो प्रेशर जो मेंटेन रहता है, जो मेरा प्रेशर मेंटेन रहता है मेरा, चाहे वो बढ़ता चला जाए, उसको बोलते हैं बैरोमेट्रिक इफेक्ट। बट इनवर्स बैरोमेट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है कि आप लोगों का प्रेशर का डिक्रीज होना। तो मतलब अगर मेरा प्रेशर इंक्रीज होगा तो मेरा जो होगा, जो सी लेवल जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। उसको मैं बोलता हूं बैरोमेट्रिक इफेक्ट। लेकिन मेरा अगर प्रेशर अगर मेरा कम हो गया तो मेरा सी लेवल जो हो जाएगा वो राइज हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं 1 HPa, ठीक है, प्रेशर को अगर फॉल कर देता हूं उसका सी का, तो मेरा जो सी लेवल जो होगा वो लगभग 1 सेंटीमीटर जो हो जाएगा राइज कर जाएगा सी लेवल पे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा विंड अब क्या होगा, अब नहीं, सीधी सीधी बात है, विंड स्ट्रेस जो होगी ना वो पुश करेगी वाटर टुवर्ड द कोस्ट। अब क्या हो जाएगा, अब क्योंकि मेरा सी लेवल इंक्रीज हुआ तो विंड तो मेरी उसी उसमें चल रही है, तो ये विंड जो होगी वो मेरी क्या करेगी, पुश करेगी सी को, सी का वाटर को किधर की तरफ, अपने लैंड सरफेस की तरफ। तो क्या हो जाएगा, वहां पर मेरा पानी जो होगा वो पाइलिंग अप होता चला जाएगा, है कि नहीं। ये मेरा मैकेनिज्म है। ठीक है, समझ में आया ना ये वाली बात, समझ में आया ना ये वाली बात ना। अगर ये चीज समझ में आ गई तो एक बार ओके लिख देना कमेंट सेक्शन में, है। और एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं तो। ठीक है, फीचर्स क्या होंगे भाई, पहली बात तो ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, या तो कुछ घंटों के लिए होंगे या फिर कुछ दिनों के लिए होंगे। क्यों भाई, जिस टाइम पर आप लोगों का साइक्लोनिक एक्टिविटीज होंगी आप लोगों के सी सरफेस के ऊपर, तो वो तो अपने के हफ्तों तक होती है, लेकिन हवा तो बहुत नॉर्मली अलग अलग हवा तो कम टाइम के लिए चलती है ना, तो मतलब शॉर्ट लिव्ड होगा ये। मतलब एकदम से आती है लहर, ऐसा तो है नहीं है कि लहर आ गई और रुक गई फिर एकदम से नीचे जा रही है, भाई वो स्लो थोड़ी होगा, एकदम से हो जाएगा ना। ये कहां पर होता है आप लोगों का, ज्यादातर कोस्टल एरिया में होता है और शैलो सी में होता है। समझ में आया ना, शैलो सी में क्यों होता है, क्योंकि वहां पर आप लोगों का नॉर्मली पानी इतना ही तो है, मतलब यहाँ पर इतना सा इलाका हो गया, यहाँ पर आप लोगों का बन गया, है कि नहीं, कम पानी है इसलिए शैलो सी की बात हो गई। वर्टिकल राइज ऑफ वाटर होगा, कोई भी ऑसिलेटरी नहीं होगी चीज, यहाँ पर कोई भी ऑसिलेटरी नहीं होगी, यहाँ पर वर्टिकल राइज होगा पानी का, है कि नहीं। ऑसिलेशन किस में होता है आप लोगों का, सीरियस में होता है कि नहीं है। सर्जियस में क्या होगा, आप लोगों का वर्टिकली जो होगा ऊपर उठेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरी जो एयर है वो उसको क्या कर रही है, धकेल रही है, और यहाँ पर वाटर मेरा जो हो रहा है वो कंपाइल हो रहा है। आप भी कॉमन सेंस लगाओ कि आप लोगों ने अगर देखा होगा घर पर, अगर आप लोगों का पानी फैल जाता है, मान लो आपके सरफेस के ऊपर अगर पानी फैल जाए, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आपके सरफेस के ऊपर अगर पानी फैल जाए घर पर इस तरीके से, ये मेरा पानी भरा हुआ है सरफेस के ऊपर, मैंने एक वाइपर लिया, हाथ से वाइपर लिया यहाँ पर, और वाइपर से मैंने क्या किया, इसको क्या किया, समेटना चालू कर दिया और नाली की तरफ इसको भगाने की कोशिश करूंगा। तो मैं वाइपर को एकदम से अगर मैं इधर की तरफ मूव करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा वाटर जो होगा वो यहाँ से समेटता हुआ चला जाएगा और कंपाइल होता चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेंगे, उसकी लहरें बनना चालू हो जाती है। अगर मेरा जो वाइपर है अगर मेरा थोड़ा सा ऊंचा रहा तो क्या हो जाएगा, पानी इससे ही टकराएगा, तो वाइपर को आप समझ लो क्या समझ लो, आप एयर समझ लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इससे इधर तो आ नहीं पाएगा पानी जब तक मेरा इधर नहीं हो, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये ऊपर लहरें उठती चली जाएंगी, और एक बार क्या होगा, यहाँ पर आपका टकराएगा तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, बाढ़ आ सकती है नॉर्मली। तो वही चीज आप लोगों की यहाँ हो रही है ना। कोस्टल फ्लडिंग इम्पैक्ट क्या होगा भाई, कोस्ट पर फ्लड हो सकती है। कोस्ट किसको बोलते हैं आप लोग का, ये वाला लैंड एरिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, फ्लडिंग होगी, सेलेनाइजेशन होगा। क्यों होगा, क्यों भैया, एकदम से फ्लडिंग होगी तो मेरा समुद्र का जो खारा पानी है वो मेरा किससे मिलेगा, आप लोगों का सॉइल से मिलेगा। सॉइल में अगर आपका NaCl मिल गया तो उसको सेलेनिटी इंक्रीज बोलना बोलते हैं, तो सेलेनाइजेशन हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, आप लोगों की फर्टिलिटी कम हो जाएगी सॉइल की। नाउ डिस्ट्रक्शन ऑफ द मैंग्रोव, मैंग्रोव क्या होते हैं भाई, आप लोगों के कोस्टल एरिया के अंदर, कोस्टल एरिया पर क्या होगा, आप लोगों के मैंग्रोव नाम के जो पेड़ होते हैं वो लगे होते हैं, उनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। ये क्या रहा, सुनामी 2004 में जो सुनामी आई थी ना, उससे हम लोगों को ये समझ में आया कि अरे भाई मैंग्रोव जो है ना वो आप लोगों के नेचुरल बैरियर होते हैं इस तरीके की चीजों को रोकने के लिए। अब बताओ नॉर्मली अगर ये बार बार आके टकराएगी तो भाई डिस्ट्रक्शन तो होगा ना इस मैंग्रोव का, कितनी देर तक वो झेल पाएंगे इस चीज को, है कि नहीं है ना। एग्जाम्पल के तौर पर साइक्लोन यास जो 2021 में आया था, उड़ीसा के 2 से 3 मीटर का स्टॉर्म, ऊंचा स्टॉर्म आया था, स्टॉर्म सर्जेस आए थे, है कि नहीं है। नॉर्मली डायग्राम आप कैसे बना सकते हो, नॉर्मली इस तरीके का डायग्राम बना के आ सकते हो कि आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पर क्या बनाया, आप कोस्टल एरिया बनाया,
ठीक है, ये तो मैंने एआई से बनाया है। आप लोग एग्जाम के अंदर क्या करना मैं बताता हूँ। नॉर्मली आप इस तरीके से डायग्राम बनाना। देखो नॉर्मली आप क्या करोगे, ये मेरा क्या बनाएगा, कोस्टल एरिया बनेगा। ठीक है, ये मेरा क्या बनेगा आप लोगों का, ये मेरा क्या बना आप लोगों का, सी वाटर बना, है कि नहीं है, सी वाटर बना। यहाँ पर क्या आया मेरा, साइक्लोन आ गया, है कि नहीं, ये साइक्लोन आ गया, साइक्लोन हो गया यहाँ पर। अब क्या हुआ यहाँ पर मेरा ये क्या हुआ, एयर ने इस वाले वाटर को क्या किया, पुश किया, है कि नहीं, वाटर ने पुश किया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाटर का कंपाइलेशन हो जाएगा, मतलब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, है ना। जो मैं बना रहा हूँ डायरेक्ट इसे बना देना, कंपाइलेशन हो चला जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कोस्टल एरिया तक आते आते ये क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ ये क्या बन जाएगा मेरा, वाटर सर्जेस बन जाएंगे, है कि नहीं, ये मेरा वाटर सर्ज बन गया, है कि नहीं, ये बन गया आप लोगों का। तो इस तरीके से आप डायग्राम बनाना, ये डायग्राम मत बना के आना, ये वाला सबसे बेस्ट डायग्राम है। समझ में आने वाली बात। नॉर्मली जिस लोगों को ये चीज़ एक एक से धीरे धीरे समझना है तो अपना वीडियो स्लो करके आराम से बना लेना ये, लेकिन यही डायग्राम बनाकर आना अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो। समझ में आने वाली बात। अगर बात समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख देना, नहीं समझ में आई है तो बोल देना कि सर मुझे ये वाला डायग्राम जो है मुझे आप इसको प्रोवाइड करा दो किसी भी इमेज फॉर्म में या कैसे भी। मैं आप लोगों को क्या करूँगा, सीधा कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा इस चीज़ को, कि डायग्राम बनाकर मैं सीधा आपको पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, नॉर्मली नाउ सीजेस क्या होती है मैंने आप लोगों को बताया था, इधर से उधर ऑसिलेशन हो रहा है, मतलब स्टैंडिंग वेव का ऑसिलेशन हो रहा है जो इनक्लोज होती है, सेमी इनक्लोज होती है वाटर बॉडीज, जैसे लेक हो गया, बे हो गया और जॉर्ट्स हो गए, है कि नहीं है। अब ये क्या होता है, भाड़ में जाओ, इस चीज़ को छोड़ो। ठीक है, क्या होता है, या तो पूरा का पूरा तरीके से इनक्लोज होगा या सेमी इनक्लोज एरिया होगा, वहीं पर आप लोगों का सीजेस बनते हैं। भाई समुद्र तो बहुत बड़ा है, तो अपन लोगों ने क्या किया, लेक के अंदर अगर भरा हुआ तभी तो दोनों तरफ, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, दोनों तरफ ही तो आप लोगों को लैंड देखने को मिलेगा ना, है कि नहीं है। तो लैंड देखने को मिलेगा तभी तो सीजेस होंगी, नहीं तो ये तो इधर इधर चली जाएगी, फिर क्या फायदा है, ऐसे थोड़ी हिल पाएगा। मैंने क्या किया, बाल्टी के अंदर जो थी दोनों तरफ से क्या था, टकरा रहा था ये ना। कॉज क्या होगा, विंड स्ट्रेस होता है ओवर द लॉन्ग फेज, भाई बहुत ज़्यादा उस पर विंड स्ट्रेस हो जाएगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर जो हो जाएगा ना उसका फ्लक्चुएशन होगा, तो हो सकता है सीज्मिक एक्टिविटी अगर हो जाए, मान लो एकदम से सीज्मिक एक्टिविटी हो जाए, जैसे मेटो सुनामी जिसको बोलते हैं, मेटो सुनामी बोलते हैं इसको, मीटियो सुनामी बोलते हैं नॉर्मली इस इलाके में, मीटियो सुनामी को क्या बोलते हैं, सीज्मिक एक्टिविटी अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा, आप लोगों का तब भी हिल जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे कोई साइक्लोन वाइक्लोन वाली बात नहीं आ रही, नॉर्मली प्रेशर कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, पूरी तरीके से साइक्लोन नहीं हो रहा, लेकिन छोटा तो आएगा ना, सेकेंडरी ऑसिलेशन जिसको बोल सकते हैं, सेकेंडरी साइक्लोन जिसको बोलते हैं ना, उसी तरीके की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, नाउ फीचर्स देख लो, पीरियोडिक राइज एंड दी फॉल, पीरियोडिक राइज एंड दी फॉल हो रहा है, जैसे लाइक वाटर स्लोसिंग इन द बाथअप, जैसे बाथअप के अंदर वाटर जो होता है ना इधर उधर उलता रहता है, इसी तरीके से पीरियोडिक राइज होता है इसके अंदर। समझ में आया ना ये वाली बात। नॉर्मली नाउ ड्यूरेशन कितना होता है, भाई कुछ मिनट के लिए भी हो सकता है और कुछ घंटे तक जा सकता है, ये कुछ मिनट से लेके कुछ घंटे तक इस तरीके से हिलता रह सकता है। अकर्स इन द लेक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेक जेनेवा स्विट्जरलैंड और वेज, कहीं भी हो सकता है, नागोया बे, जापान वे, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे स्विट्जरलैंड के लेक्स में ना सीजेस आते रहते हैं जिसमें पानी की एक तरफ से दूसरी तरफ हिलता ही रहता है, जब देखो जब जैसे साइक्लोन होता है ना, कोई भी साइक्लोन होता है, अब बताओ साइक्लोन से हिलना चाहिए ये चीज़ है, लेकिन इन लेक्स में साइक्लोन तो आएंगे नहीं, तो इन लेक्स में ये चीज़ें हिलती रह रही हैं भाई स्विट्जरलैंड में। तो भाई साइक्लोन के बिना अगर ये चीज़ें हिल रही हैं, इस तरीके से बन रहा है, सीजेस बन रहे हैं, तो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे नागोया बे हो गया, जापान हो गया। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, तो ये अपना किसके बात नहीं है, ये सब अपना क्या बोलते हैं, अपना समुद्र के अंदर नहीं होता। इम्पैक्ट देखो, फ्लडिंग आ सकती है, जैसे लेक फ्रंट के पास, है कि नहीं, लेक के आसपास जो है फ्लडिंग हो सकती है, हार्बर डैमेज हो सकते हैं, है कि नहीं, पूरे के पूरे नॉर्मली। तो देखो ये बन गया आपका लेक बेसिन, इनक्लोज्ड लेक बेसिन हो गया, इधर भी इस तरीके से बना देना। ये देखो ये मैंने ऐसे बनाया, इसने भी आधा किया है ये, ठीक है, ये बन गया इनक्लोज लेक बेसिन, इधर भी कर दो ये, वेट इसको मैं इस तरीके से आपको बना के दिखा देता हूँ, नॉर्मली आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी। जिससे देखो ये मैं क्या करूँगा, ये इधर से बनाया, डॉट 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 इसको किया, और ये क्या किया मैंने, यहाँ भी क्या हो जाएगा मेरा लेक बेसिन हो गया, है कि नहीं, ये मेरा वाटर का वो चल ही रहा है, तो ऑसिलेशन वाटर हो रहा है ना, तो ये इधर भी हो रहा है और इधर भी हो रहा है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। ये नोडल लाइन हो गई कि भाई ये नॉर्मली इतना अपना वाटर होता है, नोडल लाइन हो गई। आ गया ना समझ में नॉर्मली, अगर आ गया तो एक बार मेरे को ओके लिख देना कमेंट सेक्शन में और बता देना कि सर हमें ये चीज़ समझ में आ गई है, नहीं आई है तो तब भी बता देना। नाउ अब मैं अगर ट्रिक बात करूं, ट्रिक अगर याद रखिए तो क्या करोगे, स्टॉर्म सर्जेस क्या होते हैं, कोस्टल हैजार्ड होते हैं
जो कि आप लोगों का साइक्लोन से लिंक करता है। सीजेस क्या होते हैं? ऑसिलेटरी हजार्ड होते हैं, जो कि इनक्लोज्ड बेसिन पर होते हैं, जो दोनों के दोनों ही हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हजार्ड होते हैं बट डिफर इन ओरिजिन, मतलब साइक्लोनिक वर्सेस ऑसिलेटरी। स्केल भी बहुत कम अलग अलग होती है और ज्योग्राफी भी दोनों की अलग अलग होती है। वो समुद्र में होते हैं स्टॉर्म सर्जेस, और सीजेस जो होते हैं आप लोगों के लेक्स में देखने को मिलते हैं। आ गया ना ये बात समझ में? नॉर्मली अगर बात समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख देना। अब अपन आते हैं सीधे आज के मेन टॉपिक पे, जिसको हम लोगों ने कर रहे हैं, वो है एंटी साइक्लोन। क्या है? एंटी साइक्लोन। भाई पहली बात तो एंटी साइक्लोन, एंटी का मतलब क्या होता है? हमेशा देखो ग्रीक वर्ड में एंटी का मतलब होता है अपोजिट। ठीक है, आप लोगों को जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं उन लोगों को एग्जैक्ट समझ में आ रहा होगा। एंटी का मतलब होता है अपोजिट, है कि नहीं? जैसे डार्क मैटर, मैटर, एंटी मैटर, है कि नहीं? मतलब उसका उल्टा, हर चीज का उल्टे को क्या बोलते हैं? एंटी बोलते हैं, अपोजिट बोलते हैं। तो अब जैसे इसको मतलब सीधी सीधी बात बोली जाए तो एंटी साइक्लोन जो है ये एक ग्रीक वर्ड है जिसमें एंटी का मतलब अपोजिट होता है और साइक्लोन का मतलब तो मैंने पहले ही बता दिया था, काइक्लोस होता है। ठीक है, काइक्लोस होता है। तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? अब जैसे देखो, अब मतलब ये साइक्लोन का पूरा उल्टा है। जो साइक्लोन है ना उसका पूरा उल्टा है, बस ये दिमाग में रख लो, आप डायरेक्ट आंसर लिख के आ पाओगे अपने एग्जाम के अंदर। साइक्लोन में मैंने क्या बोला था कि साइक्लोन में यहाँ पर एक आई होती है जो कि एक लो प्रेशर जोन होता है, बट एंटी साइक्लोन में अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर मेरा हाई प्रेशर जोन बन जाएगा। साइक्लोन के अंदर जो होता है, जो एयर होती है वो क्या जाएगी? टूवर्ड्स जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी। इसके अंदर साइक्लोन, उसके अंदर लो प्रेशर जोन के अंदर, लेकिन हाई प्रेशर के कारण क्या हो जाएगा? यहाँ से जो एयर होगी वो बाहर की तरफ जाएगी। जो अपना साइक्लोन होता है ऊपर की तरफ मेरे को एंटी साइक्लोनिक देखने को मिलती है। तो मेरा जो एंटी साइक्लोन होता है ऊपर की तरफ जो मेरी एयर होगी वो मेरी साइक्लोनिक एयर होगी। समझ में आया ना? सब कुछ अपोजिट कर दो। जो भी आप लोगों को साइक्लोन्स के बारे में पता है ना, आप पूरा का पूरा उल्टा कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले साइंटिफिकली डिस्क्राइब किसने किया था? ये फ्रांसिस गैल्टन ने किया था। किसने किया था? फ्रांसिस गैल्टन ने किया था 1861 में। बाद में धीरे धीरे क्या किया? स्टडी किया गया इसको वर्जन स्कूल ऑफ मेट्रोलॉजी के द्वारा। किसने किया इसको? बिजगनेस ने किया। याद रखना, बिजगनेस ही अपने साइक्लोन वाइक्लोन सब के लिए बिजगनेस जिंदाबाद। ठीक है, एक तो कम से कम ये याद रखो कि भाई बिजगनेस है। भाई एक सी बिजगनेस का नाम याद रखो, एक जे बिजगनेस का याद रखो, दो भाई दोनों ही है। ठीक है, नाउ एंटी साइक्लोन्स आर एज इंपोर्टेंट एज द साइक्लोन इन द शेपिंग द ग्लोबल एंड द रीजनल क्लाइमेट। भाई जैसा आप लोगों का जो साइक्लोन जो इंपोर्टेंट है उतना ही आप लोगों का एंटी साइक्लोन इंपोर्टेंट है। बट हाँ, एग्जामिनर ने आज तक इन लोगों पे ध्यान ही नहीं दिया। एग्जाम में अभी तक इतने सालों में, सोचो कितने टाइम से अपना यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है, तब से लेकर अभी तक सिर्फ एक बार क्वेश्चन पूछा है, वो भी 2023 में। ठीक है, तो कोई भरोसा नहीं है कि इस बार भी क्वेश्चन आया है, और नहीं भी आता है तो कम से कम जब साइक्लोन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए तो प्लीज एक लाइन या फिर इसको सिर्फ मेंशन कराना कि एंटी साइक्लोन्स क्या होते हैं। समझ में आने वाली बात नॉर्मली समझ में आ गई ना? नाउ टाइप्स ऑफ एंटी साइक्लोन। अब देखो, जब मैं टाइप्स ऑफ एंटी साइक्लोन कराऊंगा ना तो उसमें कुछ की टर्म्स हैं, वो अपनी यूज लिख के आना नॉर्मली। तो ठीक है, पहले मैं आप लोगों को की टर्म्स के बारे में बता देता हूं। देखो, एक की टर्म है थर्मल कंट्रोल। क्या होता है? थर्मल कंट्रोल मींस एंटी साइक्लोन जो होता है ना वो फॉर्म होता है किसके कारण? टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट के कारण। क्या? टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट के कारण। जैसे मेरा साइक्लोन जो होता है ना वो भी तो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट के कारण ही तो फॉर्म हो रहा है, ऐसे ही एंटी साइक्लोन जो हो रहा है वो भी टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट के कारण ही होता है, स्पेशली कूलिंग ऑफ द लैंड मास इन द विंटर। अपना जो साइक्लोन होता है वो क्या होता है? वार्मिंग ऑफ द सी सरफेस के कारण साइक्लोन होता है। तो उसका उल्टा क्या होगा? सी सरफेस की जगह आप लोग क्या हो जाएगा? लैंड मास होगा, और वार्मिंग की जगह अपना क्या होगा? कूलिंग होगा। दैट मीन्स जो मेरा एंटी साइक्लोन जो फॉर्म होता है ना वो टेम्परेचर कंट्रास्ट के कारण होता है, स्पेशली कूलिंग ऑफ द लैंड मास इन द विंटर। एग्जाम्पल के तौर पे साइबेरिया में ड्यूरिंग द विंटर इंटेंस रेडिएशनल कूलिंग देखने को मिलती है, डेंस कोल्ड एयर देखने को मिलती है। अब इससे क्या होगा? जब कूलिंग रेडिएशन होगा तो क्या होगा? डेंस कोल्ड एयर हो जाएगी। कोल्ड एयर में क्या होता है? मेरा हमेशा हाई प्रेशर क्रिएट होता है। अब हाई प्रेशर क्रिएट हो गया तो क्या हो गया? बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द कोरोलिस फोर्स एंड द टेम्परेचर कंट्रास्ट वी विल गेट द एंटी साइक्लोन्स। है कि नहीं? ऑब्वियसली बात है, एंटी साइक्लोन देखने को मिलेगा। तो थर्मल कंट्रास्ट क्या हो जाएगा? टेम्परेचर ड्रिवन ओरिजिन ऑफ द हाई प्रेशर। टेम्परेचर ड्रिवन ओरिजिन ऑफ द हाई प्रेशर, इसको बोलते हैं थर्मल कंट्रास्ट। सेकेंड इज
डायनेमिक डिसेंट। क्या? डायनेमिक डिसेंट। अब ये क्या होता है भाई? ये डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर है। अब देखो साइक्लोन्स में अपन लोगों ने पढ़ा था जो एयर जो होगी वो वर्टिकली ऊपर जाएगी। क्या जाएगी? वर्टिकली ऊपर जाएगी। लेकिन एंटी साइक्लोन है, सब कुछ उल्टा होगा, तो उसमें क्या होगा? डिसेंडिंग होगी एयर की। तो मतलब डायनामिज्म ही तो हो रहा है। ये भी जब ऊपर जा रही है वो भी तो डायनामिक अपर साइड पर जा रही थी ना, डायनामिकली ऊपर उठ रही थी। तो इसी तरीके से डायनामिक डिसेंडिंग होगी, है कि नहीं है? वो पहले डायनामिक असेंडिंग हो रही थी, डायनामिक डिसेंडिंग होगी। तो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर होगा, मतलब सब्सिडेंस हो रहा है द कॉज बाय द लार्ज स्केल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। भाई एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के कारण क्या हो रहा है? आप लोगों का सब्सिडेंस हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर हेडली सेल की अगर मैं बात करूं, हेडली सेल कहां पर होता है? आप लोगों को याद होगा, आपको इक्वेटर से लेकर कहां तक आप लोगों का 30 डिग्री तक, मतलब टेम्परेट रीजन तक पूरा आप लोगों का हेडली सेल्स होता है। तो एयर क्या होगी आप लोगों की? इक्वेटर पे उठती है, मूव करती है पोलवर्ड, है कि नहीं? इक्वेटर पे क्या होगी? ऊपर की तरफ जाएगी, फिर इक्वेटर से पोलवर्ड की तरफ मूव करेगी, फिर क्या होगा आप लोगों का? एंड क्या होगी आप लोगों का? डिसेंड करेगी 30 डिग्री के ऊपर, है कि नहीं? डिसेंड करेगी 30 डिग्री के ऊपर। तो इसको क्या बोलते हैं नॉर्मली? आप लोगों का डायनेमिक डिसेंड हो गया ना ये वाली बात। तो कहां पर हो रही है आप लोगों की? 30 डिग्री नॉर्थ साउथ के बाद में द डिसेंडिंग ब्रांच फ्रॉम दी सब ट्रॉपिकल एंटी साइक्लोन। जो डिसेंडिंग ब्रांच है ना, ये वाला जो इलाका आ रहा है यहां पर, ये यहां पर, ये जो हो गया इक्वेटर, ये हो गया आप लोगों का 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। तो इस वाले इलाके में आप लोगों को क्या देखने को मिल सकते हैं? एंटी साइक्लोन देखने को मिलते हैं, जैसे अजोर्स हाई, कलाहारी हाई, ठीक है ना। तो डायनेमिक डिसेंट क्या बोलते हैं? मैकेनिकली फोर्स सिंकिंग ऑफ द एयर ड्यू टू द ग्लोबल सर्कुलेशन। मैकेनिकली फोर्स सिंकिंग हो रही है ना एयर की, क्यों? क्योंकि ग्लोबल सर्कुलेशन हो रहा है, उसको अपन लोग क्या बोले हैं? डायनेमिक डिसेंट बोल रहे हैं। याद रखना ये वाले टर्म। कोल्ड कोर स्टेबिलिटी। क्या? कोल्ड कोर स्टेबिलिटी। ये क्या हो जाएगा? कोल्ड कोर एंटी साइक्लोन लाइक साइबेरियन हाई, साइबेरिया के अंदर हाई, द सेंट्रल रिमेन्स कोल्डर देन दी सराउंडिंग। अब देखो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में क्या बताया था? जो मेरा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, चाहे मेरा साइक्लोन्स है, वो क्या होंगे? मेरे क्या होंगे? ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा? लो प्रेशर होगा। और जो मेरा सराउंडिंग एरिया से जो मेरा आई वाला इलाका जो होगा, है ना, जो सेंटर वाला इलाका होगा, उसका टेम्परेचर हाई होगा, है कि नहीं है? टेम्परेचर हाई होगा। लेकिन इन द एंटी साइक्लोनिक कंडीशन जो सेंटर जो होगा वो कोल्डर देन दी सराउंडिंग एरिया होगा, है कि नहीं है? बस वही चीज बन गई। कोल्ड डेंस एयर इज हैवियर एंड मोर स्टेबल। कोल्ड डेंस एयर जो होगी ना वो हैवियर होगी और स्टेबल होगी। क्यों? क्योंकि भाई ऑब्वियस ज्यादा कोल्ड अपन को पता ही है। सो इट रजिस्ट द वर्टिकल मोशन। तो अब इससे क्या होगा? ये रजिस्ट करेगा वर्टिकल मोशन, मतलब ऊपर की तरफ ये उठने ही नहीं देगा, है कि नहीं? ये नीचे ही रहेगा। और आप लोगों को मैंने बताया कि एंटी साइक्लोन्स में जो होता है ना, वो पहले क्या होता है? ये बाहर की तरफ धकेलता है नीचे सरफेस से, है कि नहीं है? साइक्लोन्स के अंदर की तरफ आप लोगों की हवा आती है, एयर आती है। दिस एक्सप्लेन कि क्यों एंटी साइक्लोन आर एसोसिएटेड विद द स्टेबल ड्राई वेदर। जो एंटी साइक्लोन होता है ना, उसमें जो अपना वेदर जो होती है ना वो स्टेबल होती है, भाई ड्राई होती है। क्यों? क्योंकि कोई कन्वेक्शन ही नहीं है। कन्वेक्शन होता तो बात अलग होती। सो कोल्ड कोर स्टेबिलिटी जो होती है ना, उसको बोलते हैं, किसकी चीज को बोलते हैं? रेजिस्टेंस टू द वर्टिकल अपलिफ्ट। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस टू द वर्टिकल अपलिफ्ट ड्यू टू द लो इंटरनल टेम्परेचर। क्योंकि इंटरनल टेम्परेचर कम है तो वर्टिकल अपलिफ्टमेंट जो होगा उसका रेजिस्टेंस होगा। तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? कोल्ड कोर स्टेबिलिटी। समझ में आया ना? तो अब टाइप्स ऑफ एंटी साइक्लोन्स कौन कौन से टाइप के होते हैं? भाई पहला होता है थर्मल एंटी साइक्लोन। कौन सा होता है? थर्मल एंटी साइक्लोन। अब ये क्या होगा? थर्मल से बात समझ में आ गया, टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो प्रोड्यूस ड्यू टू द इंटेंस कूलिंग, बहुत ज्यादा कूल हो जाएगा, उससे आप लोगों को क्या बनेंगे? थर्मल एंटी साइक्लोन्स बनेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर साइबेरियन हाई इन द विंटर। विंटर के अंदर साइबेरिया के अंदर साइबेरियन हाई बनते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी साइक्लोन्स बनते हैं। समझ में आने वाली बात नॉर्मली? अगर ये बात समझ में आ गई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ओके लिख सकते हैं, है कि नहीं? नाउ डायनेमिक एंटी साइक्लोन। सेकंड इज डायनेमिक एंटी साइक्लोन। अब बातों से समझ में आ रहा है कि भाई डायनेमिज्म के कारण होगा, तो मतलब बिल्कुल ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ड्यू टू द डिसेंडिंग हेडली सेल से ये क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है, जैसे अजोर्स हाई और कालाहारी हाई। क्यों? क्योंकि भाई 30 डिग्री के आसपास इस तरीके से तो मिलना है, यहाँ पर आप लोगों को बन रहा है, डिसेंडिंग एयर के कारण बन रहा है, तो डायनेमिज्म ही तो आ रहा है इस चीज पे। थर्ड इज कोल्ड कोर एंड वार्म कोर सिस्टम। वही कोल्ड कोर एंड दी वार्म कोर सिस्टम डिपेंडिंग ऑन द वर्टिकल टेम्परेचर स्ट्रक्चर। अब एक बात बताओ, जब वर्टिकली जब कोल्ड कोर होगा
तो क्या होगा, आप लोगों का रजिस्ट करेगा वर्टिकल टेम्परेचर सिस्टम को, और वार्म कोर जो होगा वो आप लोगों को क्या होगा, रजिस्ट नहीं करेगा, उसको एक्सेलरेट करेगा। समझ में नहीं वाली बात नॉर्मली, है कि नहीं, कॉमन सेंस है ये तो नॉर्मली, इतना तो है नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा टफ हो गया या वो हो गया, है ना। अब देखो कीवर्ड्स वही हर चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है कि नहीं नॉर्मली। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके जरूर लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द एंटी साइक्लोन। भाई जैसे साइक्लोन के अंदर होता है वैसे ही एंटी साइक्लोन के अंदर भी स्ट्रक्चर एक बार देख लो, अगर क्वेश्चन आ जाए तो। भाई हाई प्रेशर सेंटर होगा पहली बात तो, भाई 1015 से लेके 1030 मिलीवार तक इसका प्रेशर हो सकता है, वही मैंने बताया। एयर डाइवर्जेंस आउटवर्ड होती है, डाइवर्ज जो करेगी आउटवर्ड होगी एट द सरफेस। क्या होता है साइक्लोन के अंदर, क्या होगी, कन्वर्जेंस होता था एयर का, इसमें क्या होगा, एयर का डाइवर्जेंस होगा। सब्सिडेंस होगा, मतलब इससे क्या होगा, सब्सिडेंस होगा मतलब सिंकिंग एयर होगी। एडियाबैटिक वार्मिंग होगी, प्रिवेंट द क्लाउड फॉर्मेशन। एडियाबैटिक वार्मिंग मतलब अपने आप ही वार्मिंग हो रही है, ठीक है। अब मैं ये टर्म्स आप लोगों को नहीं बता रहा, आप लोगों ने जनरल स्टडीज में पढ़ ही लिए होंगे एडियाबैटिक वगैरह। तो ये प्रिवेंट करेगी क्लाउड फॉर्मेशन को। भाई जब क्लाउड फॉर्मेशन, जब यहाँ पर गर्माहट आएगी तो ऑब्वियसली बात है क्लाउड तो फॉर्मेशन होंगे नहीं। हमें क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में आप लोगों को जब रेन वाला से बताऊंगा ना तो आप लोगों को उस टाइम पे बता दूंगा। नाउ विंड्स वाली मैं देखो तो क्लॉकवाइज चलेगी। विंड कैसे चलेगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज चलेगी और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। उसमें क्या हो रहा था, अपन लोगों का साइक्लोन में उल्टा हो रहा था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज चल रही थी और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज चल रही थी, ठीक है। तो बस ये इसीलिए तो एंटी साइक्लोन बोल रहा है, ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स। वर्टिकल एक्सटेंड जो होगा कैसा होगा, अप टू द ट्रोपोपॉज तक हो सकता है, मोर स्टेबल देन दी साइक्लोन। साइक्लोन से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्यों भाई, ना तो क्लाउड फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, बिल्कुल साफ साफ आप लोगों का वेदर कंडीशन है, ना ज़्यादा ना बारिश वारिश आ रही है, बिल्कुल स्टेबल रहेगा, है कि नहीं है नॉर्मली। आप चाहो तो डायग्राम इस तरीके से बना के सकते हो, मैं सजेशन इस तरीके से देता हूँ। भाई या तो आप हाई प्रेशर बना दो सेंटर के ऊपर, आउटवर्ड एरो दिखा देना, सबसाइडिंग एयर दिखा देना, और एडवार जो अपने आइसोबार्स हैं उसको आप लोग ऐड कर देना इसके अंदर। ये तो मैंने भाई गूगल से ही निकाला है, ये वाला ये मैंने नहीं बनाया, मेरी कोई भी मेहनत नहीं है इसके अंदर, मैं पहले ही बोल दूँ आप लोगों को, ठीक है। देखो ये जो अपना लेफ्ट साइड में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, वेट, आप लोगों के हैंड के लेफ्ट साइड में जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये है आप लोगों की साइक्लोनिक कंडीशन, ये है आप लोगों की एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। समझ में आने वाली बात नॉर्मली। अब देखो ये मेरे आइसोबार्स बने, ये मेरे आइसोबार्स बने, देख रहे हो, 1004 मिलीबार, 1008 मिलीबार, 1012 मिलीबार, मतलब 4 मिलीबार का लगभग अंतर आ गया, तो अपना हो गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, यहाँ पर मेरा जो है ये मेरा बना है लो प्रेशर जोन। क्या बना है, लो प्रेशर जोन। यहाँ पर मेरा देखो 1014 मिलीबार से स्टार्ट हुआ है नॉर्मली। अब देखो ये जाना है फिर धीरे धीरे कम होता है, मतलब यहाँ पर जो मेरा आइसोबार जो है वो कम से ज़्यादा से कम की तरफ जा रहा है, दैट मीन ये मेरा लो प्रेशर हो गया। यहाँ पर मेरा ज़्यादा से कम की तरफ इधर से इधर जा रहा है, दैट मीन्स ये मेरा हाई प्रेशर हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर मेरा हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर मेरा लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब जब ये लो प्रेशर क्रिएट होगा तो एयर फ्लो कैसा होगा, है कि नहीं, एयर फ्लो कैसा होगा। पहली बात तो ये समझो, यहाँ पर मेरा प्रेशर ग्रेडियंट है, प्रेशर ग्रेडियंट कैसा होगा, यहाँ हमेशा मेरा प्रेशर ग्रेडियंट किधर से किधर होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मेरा प्रेशर ग्रेडियंट हो रहा है, दैट मीन्स मेरा ये जो रेड वाला जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये मेरा क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट है। क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट है। और जो ब्लैक वाली जो एरो दिख रहा है ना वो मेरा है कोरियोलिस फोर्स। क्या है, कोरियोलिस फोर्स। समझ में आई नहीं वाली बात नॉर्मली। तो कोरियोलिस फोर्स देखो, कोरियोलिस फोर्स, आप जब कोरियोलिस फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट जो है इस तरीके से एंगल से रहेंगे तो क्या होगा, मेरा जो बीच में इसके जो बीच में जिस तरीके से जो बैलेंस करेगा वो क्या करेगा, मेरा वो होगा एयर फ्लो होगा। मैंने आप लोगों को इस चीज के बारे में पहले बता चुका हूं, ठीक है, एयर फ्लो होगा। अब देखो नॉर्मली साइक्लोनिक कंडीशन में क्या होता है, जब मेरा जो मेरा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इधर आ रहा है और जो मेरा कोरियोलिस फोर्स जो इधर जा रहा है, तो मेरा क्या जो एयर फ्लो होगी वो मेरा किधर होगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू दी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। मतलब या तो मैं बोल सकता हूँ या फिर मैं बोल सकता हूँ नॉर्मली पैरेलल टू दी आइसोबार, पैरेलल टू द आइसोबार। तो ये मेरी पैरेलल टू द आइसोबार हो गई। लेकिन धीरे धीरे अब ये क्या होगा, कोरियोलिस फोर्स जो होगा वो थोड़ा सा इसको डिसबैलेंस होगा, तो क्या होगी, ये मेरी पैरेलल से बढ़ के थोड़ा सा इसकी जो डायरेक्शन होगी वो चेंज होती चली जाएगी, किसकी, एयर की। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एयर फ्लो कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। इसमें देखो इसका उल्टा हो गया, यहाँ पर मेरा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ऐसा है, कोरियोलिस फोर्स ऐसा है, तो मेरी जो एयर फ्लो जो होगी वो इस तरीके से होगी।
तो मेरा जो क्या बना, आप लोगों का जो बना क्लॉकवाइज बना। अब और एक चीज देख रहे हो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स जो मेरा स्पाइरल बन रहा है वो किस तरीके से बनेगा, ऐसे बन रहा है कि नहीं। नॉर्मली समझ में आने वाली बात, तो नॉर्मली इस तरीके से आप डायग्राम बनाकर आ सकते हो, है कि नहीं। और भी सिंपल बनाना है तो और भी सिंपल बना सकते हो, इस तरीके से बना देना, ये भी मैंने इंटरनेट से ही लिया है कि नहीं। नाउ अब देखो ये क्या हो गया, मेरा टॉप व्यू बन गया। अब चाहो क्या, वहां पे जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को वर्टिकल व्यू दिखाना ही पड़ेगा, तो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। तो वही चीज है, यहाँ पर पहले जो एंटी साइक्लोन और साइक्लोन के अंदर दिखा के मैंने बना दिया था। देखो सॉरी, ये बन गया। देखो या तो आप इस तरीके का बना सकते हो 3D टाइप का, एग्जाम में तो पॉसिबल नहीं है, तो 2D टाइप का भी बना सकते हो कि भाई यहाँ पर जो अपना एंटी साइक्लोन है ना, सरफेस एरिया में आप लोगों का हाई होता है, ऊपर के टाइप पर आप लोगों का लो प्रेशर होता है। मतलब ऊपर से हवा आएगी इस तरीके से और नीचे जो होगी बैठ के चली जाएगी इस तरीके से, है कि नहीं। इस तरीके से आप लोगों का बनेगा। ये देखो ये बन गया आप लोगों का, ये आप एरो देख रहे हैं ना, ये बनता जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर उठती आ रही है। ये क्या जाएगी, ऊपर से नीचे की तरफ होती जाएगी, और अंदर वाला जो हिस्सा है ना उसमें अंदर की तरफ जाती जाएगी, है कि नहीं। बाहर जो होगी वो उधर जाएगी और वैसे अपनी उधर जाएगी। आगे ना समझ में, तो इस तरीके से आप डायग्राम बनाकर आ सकते हो। नॉर्मली मैं नहीं खींचूंगा इस चीज को। नाउ वेदर कंडीशन एसोसिएटेड विद द एंटी साइक्लोन, वही उल्टा है जो साइक्लोन के साथ होता है उसका उल्टा है। साइक्लोन में जितनी इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है और अपना एंटी साइक्लोन्स में आप लोगों का उतनी ही स्टेबिलिटी देखने को मिल जाती है। दैट मीन्स क्लियर स्काई देखने को मिलेगा, ड्राई कंडीशन देखने को मिलेगा और लाइट विंड्स देखने को मिलेगी। टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलेगा यहाँ पर आप लोगों का। तो क्या होगा, आप लोगों का फॉग बनेगा, फ्रॉस्ट बनेगा, स्मोक बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप लोगों का कोल्ड है, कोल्ड एयर है, तो ऑब्वियस ही बात है इस जगह पर क्या बनेगा, आप लोगों का टेम्परेचर इन्वर्जन होगा। वैसे क्या होता है, और ऊपर क्या हो जाएगा, आप लोगों का हॉट होगा, तो इसका मतलब टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया। तो जब टेम्परेचर इन्वर्जन होगा तो क्या होगा, आप लोगों को फॉग देखने को मिलेगा, फ्रॉस्ट देखने को मिलेगा, स्मोक देखने को मिलेगा। स्मोक नहीं, ये स्मोग है, ठीक है, स्मोक है, याद रखना ये चीज को। नाउ समर में क्या होगा, आप लोगों का हीट वेव्स देखने को मिलेंगे, ड्रॉट्स देखने को मिलेंगे। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे 2022 में यूरोपियन हीट वेव आया अंडर द ब्लॉकिंग हाई। अब देखो हीट वेव का इस साल भी क्वेश्चन आया था। अब बताओ नॉर्मली अगर आप हीट वेव का डायरेक्ट बताया था कि ये होता है ये होता है, और अगर आप लोगों ने एंटी साइक्लोनिक कंडीशन के बारे में मेंशन नहीं किया होता तो किस तरीके से आप लोगों को पूरे मार्क्स मिलते। आप बताओ हीट वेव के अंदर मैं एंटी साइक्लोनिक कंडीशन डाला हूं तो मेरा बनेगा नहीं क्या। तो भाई समर के अंदर हीट वेव क्या होती है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस के कारण आती है। समझ में आने वाली बात। विंटर के अंदर सीवियर कोल्ड वेव्स आती है। अब बताओ कोल्ड वेव का अगर डिजास्टर्स में आ गया नॉर्मली तो आप एंटी साइक्लोनिक कंडीशन लेके आओगे कि नहीं आओगे। फॉग आया था इंडो गैंजेटिक प्लेन के अंदर दिसंबर जनवरी के अंदर आया था। कोई भी रेनफॉल नहीं होता बट समटाइम एसोसिएटेड विद द एंटी साइक्लोनिक ग्लूम। इसको क्यों बोलते हैं, कोई भी अपनी रेन नहीं होती लेकिन कभी कभी क्या होता है एंटी साइक्लोनिक ग्लूम आ जाता है। मतलब थोड़ा थोड़ा आप लोगों को क्या होगा, प्रिसिपिटेशन हो जाएगा, मतलब फॉग आ जाएगा, लो क्लाउड्स बन जाएंगे टेम्परेट रीजन के अंदर, है कि नहीं नॉर्मली। नाउ देखो वैसे तो कंप्लीट हो गया डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ आप लोगों को देखने को मिलता है। मैंने बताया ना कहाँ पर होगा, जहां पर आप लोगों की डिसेंडिंग एयर देखने को मिलेगी, दैट मीन्स 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अजोर्स, बरमुडा, कलाहारी, ऑस्ट्रेलियन हाई, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। कॉन्टिनेंटल इंटीरियर इन द विंटर में आप लोगों को देखने को मिलता है साइबेरियन हाई, कैनेडियन हाई, ब्लॉकिंग हाई इन द मिड लैटिट्यूड, मतलब डिसरप्टेड जेट स्ट्रीम फ्लोन इन 1960s। समझ में आने वाली बात। नॉर्मली एंटी साइक्लोन का इफेक्ट क्या पड़ता है इंडिया के ऊपर वो देख लो, ये बहुत जरूरी है भाई पेपर नंबर 2 के लिए, ये बहुत जरूरी है, याद रखना। आप लोग अपने नोट्स बनाते जा रहे होगे, ये चीज़ें करते जाना, नहीं तो आप लोग 100% दिमाग से निकल जाएगी। एंटी साइक्लोन का क्या पड़ेगा, अब यही जो इंडिया के ऊपर जो मैं एंटी साइक्लोन का बता रहा हूँ ना, इसी तरीके से मैं आप लोगों को साइक्लोन और साइक्लोन्स, दोनों टाइप के साइक्लोन्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। नाउ इंडिया के ऊपर इफेक्ट देख लो। विंटर के अंदर जब एंटी साइक्लोन का जो इफेक्ट पड़ता है, क्या पड़ता है, ये बिल्कुल साइबेरियन हाई पुशिंग कोल्ड एयर साउथवर्ड, मतलब एसोसिएटेड है किससे, जो साइबेरियन हाई जो है कोल्ड एयर को साउथ की तरफ जो मूव कर रही है ना, वो किसके कारण हो रहा है, एंटी साइक्लोन्स के कारण हो सकता है। कॉजेस कोल्ड वेव इन द इंडो गैंजेटिक प्लेन। अब क्या होगा, इंडो गैंजेटिक प्लेन में आप लोगों को कोल्ड वेव देखने को मिलती है। लिंक विद द डेंस फॉग इवेंट, ये क्या होगा, आप लोगों को डेंस फॉग इवेंट देखने को मिलेंगे दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, यूपी के अंदर। देख रहे होगे आप लोग कितना ज़्यादा आप लोगों के फॉग आ रहा है अपना यहाँ पर। जैसे IMD की रिपोर्ट जो आई थी 2024 में, उसने ये चीज़ बोली है, ठीक है। अब समझ में आया 2023 में ये एंटी साइक्लोन्स क्यों आ रहा था, अभी अपना हीट वेव का क्वेश्चन क्यों आया है,
और हो सकता है आप लोगों को नेक्स्ट टाइम पर आप लोगों को यही चीजें आ जाए, फॉग इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। भाई जनरल स्टडीज में तो लोग लिखाता है इंसान, जनरल स्टडीज में तो सीधा सीधा न्यूज़पेपर से फॉलो करता है, डायरेक्ट लिखाता है, लेकिन ऑप्शनल के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा यूनिक होना पड़ेगा। इसीलिए अपन लोग, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर अपने नोट्स के अंदर ये चीजें डाल रहा हूं कि अगर क्वेश्चन आता है तो कम से कम आप वहां पर भूलो नहीं और ये डायमेंशन आप लोगों की खुल जाए, ठीक है। वहां पर दिमाग नहीं चलता है भाई एग्जाम के अंदर, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि जब आप एग्जाम देकर आओगे आप बोलोगे अरे मैं तो ये भी लिख के आ सकता है, ये भी लिख, लेकिन टाइम तो निकल गया ना। तो इसीलिए पहले से ही अपने नोट्स बनाओ और आराम से करके चलते जाओ, ठीक है। ब्रेक मॉनसून कंडीशन, ब्रेक मॉनसून कंडीशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ द सब ट्रॉपिकल एंटीसाइक्लोन इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर सब ट्रॉपिकल एंटीसाइक्लोन जब बनते हैं ना, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर जब आप लोगों के एंटीसाइक्लोन बनते हैं ना, ये राजस्थान वाला इलाका ही हो गया ना, ये वाला इलाका, सॉरी ये अपना बन गया ये, तो ये वाले इलाके में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप लोग रेगिस्तान देखने को मिलते हैं। तो क्या इससे क्या होगा, आप लोगों का सप्रेस होगा कन्वेक्शन, कन्वेक्शन जब सप्रेस होगा तो आप लोगों का मानसून जो हो जाएगा वीक हो जाएगा, है ना। ये फॉरन मानसून थ्योरी ने बोला है, फॉरन की मानसून थ्योरी ये चीज बोलती है। अब मैं मानसून जब पढ़ाऊंगा ना तो आप लोगों को समझ में आएगी ये चीज है, ठीक है। नॉर्मली ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा 8 से 10 लेक्चर के बाद पूरा मानसून स्टार्ट हो जाएगा। नाउ एंटीसाइक्लोनिक सब्सिडेंस, एंटीसाइक्लोनिक सब्सिडेंस ऑल्सो वर्सन द एयर पॉल्यूशन एपिसोड। अभी एंटीसाइक्लोनिक सब्सिडेंस से क्या होगा, आप लोगों का एयर पॉल्यूशन और होगा। क्यों? क्योंकि एयर पॉल्यूशन ऊपर जाने की जगह क्या हो जाएगा, आप लोगों का वहीं पे इकट्ठा होता चला जाएगा, नीचे की नीचे ही सबसाइड कर रहा है ना उसको, मतलब नीचे की तरफ भेज रहा है, तो सिटी के अंदर ही वो भरा रहेगा। तो बस वही बात है, दिल्ली स्मोक अंडर द इन्वर्जन कंडीशन, यही चीज हो रही है आप लोगों की, क्योंकि टेम्परेचर इन्वर्जन भी तो हो रहा है एंटीसाइक्लोनिक कंडीशन के कारण। आगे ना समझ में, तो इंडिया का इफेक्ट पड़ गया। अब अगर आप लोगों को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जाना है, ठीक है, तो आप लोग थिंकर्स के नाम वहां पर लिख के आना है। लेकिन थिंकर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो गेल्टन का लग के आया ना भाई। गेल्टन जो थे वो पहले थे, सॉरी गेल्टन जो थे वो पहले थे जिन्होंने एंटीसाइक्लोन को मैप किया था। विजगनिस जो थे 1920s में क्या किया, इनने एंटीसाइक्लोन को लिंक किया पोलर फ्रंट थ्योरी के साथ। कौन ने 1957 में एंटीसाइक्लोन को एज अ की फैक्टर माना इंडियन मानसून ब्रेक्स में, ठीक है। जब मैं मानसून को बताऊंगा ना कि कैसे अपना मानसून बना, फिर मानसून ब्रेक्स कैसे आए, फिर आप लोगों का रिट्रीटिंग मानसून कैसे हुआ, ये तीनों स्टेप्स अपन लोग बताते जाएंगे, ठीक है। मैं बताता जाऊंगा तो आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी। नाउ आईएमडी ने 2024 में 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक क्या किया, एट्रीब्यूट किया नॉर्थ इंडिया का कोल्ड वेव को और फॉग को परसिस्टेंट एंटीसाइक्लोनिक कंडीशन के साथ। केस स्टडी देख लो, एग्जांपल देख लो, साइबेरियन हाई का एग्जांपल हो ही गया, वही वाला 2025 का आया। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड आई एशिया के अंदर, कोल्ड वेव आई एशिया के अंदर। एजोर्स हाई आए, कंट्रोल नॉर्थ अटलांटिक स्टॉर्म ट्रैक्स हुए। दिल्ली फॉग हुआ 2024 में, एंटीसाइक्लोनिक इन्वर्जन ट्रैप्ड हुआ पॉल्यूशन में। 2022 में यूरोपियन हीट वेव्स आई, ब्लॉक किया ने ओवर द वेस्टर्न यूरोप के अंदर। और अभी भी 2025 में भी हीट वेव्स आई हैं। अभी आप लोगों ने देखा ना कितना ज़्यादा 48 डिग्री के ऊपर आप लोगों का टेम्परेचर आ गया था यूरोप के अंदर। काफ़ी लोग परेशान थे, कितने सारे वीडियोस आप लोगों को देखने को मिल रहे थे, है ना, नॉर्मली। तो ये हम लोगों का एंटी साइक्लोन पूरी तरीके से खत्म होता है। अब मैं एग्जाम में आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक दे देता हूँ कि एग्जाम में अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर लिख के आओगे तो आप किस तरीके से फ्लो बनाओगे। आप लोगों को कैसा होगा, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद कॉजेज लिखोगे, फिर स्ट्रक्चर क्या होता है वो लिखोगे, फिर वेदर कंडीशंस लिखोगे, डिस्ट्रीब्यूशन लिख देना थोड़ा बहुत कि कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर पूछा है तो भी, और नहीं पूछा है तब भी 1 या 2 लाइन लिख के आना और एग्जाम्पल लिखाना, भाई एग्जामिनर खुश हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली ये केवल साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में नहीं है, पूरे साइक्लोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है उसके लिए आप लोगों का हो जाता है। तो आज का होमवर्क है, आप लोगों को फ्लो चार्ट्स बनाने हैं इससे रिलेटेड। वैसे मैं मैक्सिमम बना चुका हूँ, अगर आप लोगों को लगता है कि बना सकते हो तो बनाना, और डायग्राम बनाना। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये 2023 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। दैट मीन्स आप लोगों के पास 3 पेजेस हैं जिसके अंदर आप लोगों को मैक्सिमम डायमेंशन कवर करनी है, जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक, वीकनेस, ठीक है, ये बताना है एंटीसाइक्लोन की। समझ में आने वाली बात मैंने क्यों किया, ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइक्लोन को कंप्लीट करेंगे। जितना भी मेरा बचा हुआ है इंडिया से रिलेटेड, इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ता है साइक्लोन्स का, क्या मेरे डिफरेंसेस है ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन के बीच में। अब मैं
ये एंटी साइक्लोन का मैं नहीं बताऊंगा, जितना बताना था बता दिया, ठीक है। नाउ ठीक है, ये अपन लोग कंप्लीट करेंगे। तो याद रखना, कोई भी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं हो रही है। जब भी आप लोगों को वीडियो देखते टाइम पे या फिर मेरे जो भी वीडियो आए उसके थंबनेल देखते टाइम पे ऐसा लगे कि अरे सर ने तो इतने सारे वीडियो बना के डाल दिए, मैं 6 घंटे में मैं कैसे करूँगा, क्योंकि 1 घंटे का तो 6 घंटे में मैं कैसे करूँगा। जरूर भाई 6 घंटे में आप लोगों के 15 से 20 मार्क्स तैयार हो रहे हैं भाई, गारंटेड। समझ में आई ना ये वाली बात? तो ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतने देर में अगर आप लोगों के 15 से 20 मार्क्स तैयार हो रहे हैं तो भाई आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों का मटेरियल भी बहुत कम है कि नहीं? कम से कम मटेरियल में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है, तो और क्या चाहिए, है कि नहीं? नॉर्मली नाउ अगर आप लोगों को लगता है कि 1% भी मैंने आप लोगों की हेल्प करी और जो लोग लास्ट तक आए हैं, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।